हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख। आज हम कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में, जिन्होंने आनुवंशिकी के सिद्धांत की व्याख्या किया है और इनके नियमों को प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में। इसमें आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेंडल ही ऐसे पहले वैज्ञानिक रहे जिन्होंने ये कहा कि लाइफ begets tends to the life। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है। संतानें अपने माता पिता जैसी ही होती हैं, परंतु संतानों को अपने माता पिता जैसी होने के लिए माता पिता से कुछ ऐसे कारक होते हैं जो संतानों में आते हैं और माता पिता के गुणों को लेकर के आते हैं। इन्होंने जो माता पिता से गुणों को लेकर के आते हैं उनका नाम फैक्टर रखा, कारक रखा। क्यों? क्योंकि उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लॉ ऑफ जेनेटिक्स देना स्टार्ट किया, आनुवंशिकी के नियम देना स्टार्ट किया, तो लॉ ऑफ जेनेटिक्स में उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। जब उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी तो मेंडल ने जीन शब्द के लिए वहां पर फैक्टर यूज किया कि कुछ ऐसे कारक होते हैं, देयर आर समथिंग फैक्टर्स और सम फैक्टर्स दोज हैव कैरीड द पैरेंटल कैरेक्टर इनटू द डॉटर्स। पैरेंटल कैरेक्टर इनटू द डॉटर्स दे हैव कैरीड, ले आते हैं। कहां से ले आते हैं? अपने माता पिता से संतानों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि माता पिता के गुणों को संतानों में ले आते हैं। सो द चाइल्ड इज जस्ट लाइक एज देयर ओन पेरेंट्स। इसीलिए वह बच्चा जो है अपने माता पिता जैसा ही होता है। लाइक begets tends to the like। संतानें अपने माता पिता जैसी होती हैं। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं कहा कि संतानें एग्जैक्टली क्लोन होती हैं। संतानें एग्जैक्टली क्लोन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। माता पिता जैसी ही होती हैं। 2 हाथ होगा, पैर होंगे, मुंह होगा, नाक, सारी चीजें आपको देखने में लगे ह्यूमन बीइंग, नेचुरल। अगर ह्यूमन के केस में है बफेलो, काऊ, गॉड, सिप, तो जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो भी संतानें होती हैं वह अपने माता पिता जैसी ही होती हैं। आप एक छोटे से गाय के बच्चे को देख करके आप ये नहीं कहेंगे कि भैंस का बच्चा है। उसको आप गाय का बच्चा क्यों कहेंगे? क्योंकि संतान अपने माता पिता जैसी है, अर्थात गाय के बच्चे जैसी ही है। तो इस प्रोसेस जिसके कारण की संतानें अपने माता पिता जैसी होती हैं, ले आने का श्रेय सबसे पहले, बताने का श्रेय सबसे पहले, समझाने का श्रेय सबसे पहले अगर किसी वैज्ञानिक में जाता है तो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रहे, ग्रेगर एक उपाधि है। ग्रेगर एक उपाधि है, जॉन मेंडल इनका नाम है, जिनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। आइए इनकी कुछ हिस्ट्री को देखा जाए। कुछ हिस्ट्री इनकी देखते हैं, क्या इन्होंने वर्क किया, फिर इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने, और इनके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ध्यान रहे कि मेरा टारगेट है कि जो आगे आने वाली 26 जून को जो 26 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है नीट का, उस एग्जाम में कम से कम आप कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट आज बताए जाएंगे जिनको आप रख सकते हैं, जिनको आप लर्न करिए, प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यह है यहां पर देखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर मैंने बताया अभी आपको एक उपाधि होती है, यह एक उपाधि है ग्रेगर की, जो क्रिश्चियन मिशनरिटी में इस उपाधि को दिया जाता है, जिसको फादर या पादरी बोलते हैं। जैसे गिरजाघर में, गिरजाघर के जो पुजारी होते हैं पादरी उनको बोलते हैं। मंदिर में जो पुजारी होता है, मस्जिद में रहने वाले को जो है वो
मुल्ला बोलते हैं, मंदिर में रहने वाले को पुजारी बोलते हैं, गिरजाघर में रहने वाले को फादर बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। तो इनको उसी के कारण जो है इनको जो है ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ध्यान रहे कि मेंडल का जन्म सन 1882 में इनका जन्म हुआ था। मेंडल बॉर्न इन 1822 in which year 1822 and he is dead in 1884 और 1884 में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहां पर 1822 और 1884 62 ईयर होल लाइफ स्पान इनका रहा है, मेंडल का रहा है हाउ मेनी इयर्स 62 इयर्स 62 इयर्स में मेंडल ने वो कार्य किया जो आज तक पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्टों ने नहीं कर पाए। मैंने बताया कि मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में हुआ। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया के हिजेंडॉर्फ एक शहर है, हिजेंडॉर्फ एक जो है शहर है ऑस्ट्रिया का, वहां पर मेंडल का जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के हिजेंडॉर्फ में। और कब हुआ था? 1884 में। आप इसको नोट करते चलेंगे। 1822 में मेंडल का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया के हिजेंडॉर्फ में हुआ। और 1884 में मेंडल की डेथ होती है। 1884 में मेंडल की डेथ हो जाती है। अपने इस कार्य के दौरान, अपने इस जीवन काल के दौरान 22 से लेकर के 84 के बीच मेंडल ने 1840 में 1840 में जिम्नेजियम विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री लिया जिम्नेजियम विश्वविद्यालय से। जिम्नेजियम विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री लिया। 1843 में ब्रून ईसाई धर्म के पादरी, ब्रून में इनको ईसाई धर्म का पादरी बनाया गया, फादर बनाया गया, जिसकी टाइटल दी गई थी ग्रेगर। क्या टाइटल दी गई? ग्रेगर टाइटल दी गई। कब दी गई? 1843 में ब्रून नामक शहर में जो क्रिश्चियन मिशनरी का है, वहां जो है इनको ग्रेगर नामक टाइटल से विभूषित किया गया। ग्रेगर नामक टाइटल से इनको परिभाषित जो है उद्घोषित किया गया कि ग्रेगर है। 1851 में वियना विश्वविद्यालय से इनको भेजा गया। फादर थे ये, ग्रेगर हो चुके थे। उसके बाद भी 1851 में इनको वियना विश्वविद्यालय भेजा गया कि आप जाइए वहां से कुछ और भी स्टडी करिए। फिर वहां जाकर के आपने प्राकृतिक विज्ञान जो है पढ़ने के लिए भेजा गया। आप जाइए नेचुरल साइंस पढ़ करके आइए, थोड़ा नेचर के विषय में आप जान करके आइए, सीख करके आइए। नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए इनको भेजा गया वियना विश्वविद्यालय में। तो वियना विश्वविद्यालय में नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए गए तो वहां पर इन्होंने 3 सब्जेक्ट लिया। कौन कौन से? वहां पर इन्होंने 3 सब्जेक्ट लिया। पहला गणित लिया, दूसरा भौतिकी लिया, तीसरा प्राकृतिक विज्ञान लिया। गणित जो लिया इन्होंने, गणित शब्द जो लिया इन्होंने, मैथमेटिक्स जो लिया इन्होंने, और फिर जो फिजिक्स, भौतिकी, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, 3 सब्जेक्ट लिया और तीनों सब्जेक्ट से जो है परास्नातक करना प्रारंभ कर दिए। तो गणित, मैथमेटिक्स में इनका जो है मैथमेटिक्स वह जो है बहुत ही स्ट्रांग रहा, क्योंकि इसके जो आंकड़े आएंगे वो बहुलक के आंकड़े आएंगे। उन्हीं आंकड़ों, चूंकि गणित का टॉपिक इनका सबसे स्ट्रांग रहा है, इसलिए उसमें इन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया। अच्छे ढंग से इन्होंने गणित की पढ़ाई किया, भौतिकी की पढ़ाई किया और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई किया। और इनका अध्ययन करने के पश्चात 1854 में, कब? 1854 में, 1854 में ये जो है ब्रून, जो ऑस्ट्रिया का शहर है ब्रून, चेकोस्लोवाकिया में अध्यापक के पद पर ये 14 वर्षों तक कार्य किए। 1854 से लेकर 1854 में ब्रून, जो ऑस्ट्रिया में एक शहर है, ऑस्ट्रिया में एक शहर है ब्रून,
वहां पर इन्होंने, जिसको आज हम जो है चेकोस्लोवाकिया नाम से जानते हैं, चेकोस्लोवाकिया नाम से जानते हैं, वहां पर इन्होंने अध्यापक के पद पर 14 वर्षों तक निरंतर कार्य करते रहे। इन्हीं 14 वर्षों में वहां पर इन्होंने जो है पादरी का भी कार्य किया, अध्यापन का भी कार्य किया, और अपने कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट, जो कि इनका एक्सपेरिमेंट आया है, जो इन्होंने अपना कुछ न कुछ प्रयोग किया है, अपने प्रयोगों को भी वहां पर उस उद्यान में जो है करते रहे। तो उस उद्यान में अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने जो है अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, जो 14 वर्षों तक किया। 1857 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया। शुरू करने के पश्चात 1866 में इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। 1866 में जब एक्सपेरिमेंट इनका कंप्लीट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद इन्होंने ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी, ऑस्ट्रिया की एक पत्रिका, एक मैगजीन जिसका नाम था ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी, उस मैगजीन ने अपने एक्सपेरिमेंट को दे दिया। कब दिया? 1866 में दिया। 1866 में दिया, अपने एक्सपेरिमेंट को दिया कि हमारे एक्सपेरिमेंट को जो है वो प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि लोग जाने समझें कि हमने कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हमारा संकरण का सिद्धांत क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का नियम क्या है, और किस तरह से हमने संकरण कराया है, किस तरह से हमने नई जात की उत्पत्ति किया है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे आई, और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, संकरण होता क्या है, हाइब्रिड प्लांट होते क्या है, इसकी आधारशिला, इसकी नींव कैसे रखी जाए, ये सारी चीजों की व्याख्या इन्होंने ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी नामक मैगजीन में किया था। और ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी नामक मैगजीन में करके इन्होंने दे दिया, जो है कि इसको ऑस्ट्रिया में दे दिया कि ये मैगजीन इनकी प्रकाशित कर दी जाए। मैगजीन प्रकाशित भी हुई, लेकिन मैगजीन दुर्भाग्यवश कि उस समय जो है मैगजीन प्रकाशित हुई और 1886 मैगजीन आई, लेकिन किसी ने इनके मैगजीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और दुर्भाग्य से मेंडल ने 1884 में मेंडल का जो है देहांत हो जाता है, मेंडल का प्रांत हो जाता है। अपने देहांत, इनके मेंडल के देहांत हो जाने के पश्चात जो है यहां से 16 साल तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं आया। 16 साल तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं आया इनका। जो इनका वंशा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो वंशागत के नियम रहे, वंशानुगत का जो सिद्धांत रहा, जेनेटिक्स का जो रूल रहा, किसी वैज्ञानिक ने 16 वर्षों तक, इनके मरने के 16 वर्षों पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 1866 में मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट प्रकाशित हो गए थे। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कर दिया, अपने जो मैगजीन में प्रोसीड कर दिया, तो उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने नहीं देखा। उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने नहीं देखा। जब मेंडल के उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने नहीं देखा, तो 1866 में मेंडल एक्सपेरिमेंट को किया था, तो इनके एक्सपेरिमेंट कर लेने के 34 ईयर्स बाद, 34 साल बाद उस एक्सपेरिमेंट पर फिर से रिसर्च होता है। कितने साल बाद? 34 ईयर्स, 34 साल बाद। और मेंडल के मरने के, मेंडल की डेथ कब होती है? मेंडल की डेथ होती है 1884 में। मेंडल के मरने के 16 साल बाद, मेंडल के मरने के 16 साल बाद, या मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद, ध्यान से रखिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल की डेथ किस ईयर में हुई? 1884 में हुई। मेंडल ने अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट कब जो है कंप्लीट किया और कब ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी मैगजीन में दिया, इसके लिए आप देखेंगे 1866 में मेंडल ने अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया, और लास्ट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मैगजीन ने प्रोसीड कर दिया। मैगजीन का नाम क्या था? मैगजीन का नाम था ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी। क्या नाम था? ब्रून नेचर ऑफ सोसाइटी नामक मैगजीन थी। उस मैगजीन में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कर दिया, अपने एक्सपेरिमेंट को जो है प्रकाशित कर दिया, और मेंडल का एक्सपेरिमेंट उस मैगजीन में गया। और लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इनके जो है एक्सपेरिमेंट करने के 34 साल बाद, 34 ईयर के बाद, और मेंडल की डेथ के 16 ईयर के पश्चात, डेथ कब हुई? 1884 में। इसमें 16 साल और आप जोड़ देंगे, 16 ईयर और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
2000, सन जो है 1900 कंप्लीट हो जाएगा, सन 1900 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी आप 34 साल जोड़ेंगे, 1866 में 34 ईयर आप जोड़ेंगे, ये सन 19 पूरा हो जाएगा। तो सन 1900 में 3 देश के 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। 3 देश के 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, कहां के वैज्ञानिक? डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, डच के रहने वाले वैज्ञानिक का नाम, इनका नाम ह्यूगो डी व्रीज। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक इरिस वान शेरमार्क, जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस, फिर से सुनिएगा, डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, जर्मन साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस, और लास्ट के हैं ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक इरिस वान शारमार्क। 3 देश के 3 वैज्ञानिक हो गए, क्लियर? डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, नोट करते चलिएगा, डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज। दूसरे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक इरिस वान शारमार्क, जर्मन के साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस। ये तीनों 3 देश के जो डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट थे, इन डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्टों ने अपना अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तीनों साइंटिस्टों ने, डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट थे, ये डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, और अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लेने के पश्चात ये उसी रिजल्ट पर आते हैं जिस रिजल्ट पर कि मेंडल जो है वो 1866 में ही आ चुके थे, या मेंडल जो है वो जब अपन मृत्यु होती है मेंडल की 1884 में आ चुके थे। अर्थात 16 साल पहले मेंडल की मृत्यु जो है वो 1884 में होती है। मेंडल का फुल एक्सपेरिमेंट जो कंप्लीट होता है वो 1866 में होता है। अर्थात मेंडल अपने जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट इन तीनों अलग अलग देश के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोसीड किया गया, दिखाया गया, तो इसको दिखाने के पश्चात ये कहा गया कि देखिए इस विषय में देखिएगा कोई साइंटिस्ट ने कोई और रिएक्शन, कोई साइंटिस्ट ने कोई और जो है इस पर जेनेटिक्स पर कोई और टॉपिक दिया है कि नहीं दिया। पता ये चला कि इस टॉपिक पर, जेनेटिक्स टॉपिक पर मेंडल के पहले, जेनेटिक्स टॉपिक पर मेंडल के पहले, सॉरी इन तीनों साइंटिस्टों के पहले डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस, इरिस वान शारमार्क, इन तीनों साइंटिस्टों के पहले मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कर दिया गया था, और उसको किया था जो है 1866 में, अर्थात 34 साल पहले ही मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंटों को कर दिया था। इसीलिए मेंडल को कहा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला गया? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर कोई पूछता हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता हैं। तो अब आप देखेंगे ग्रेगर जॉन ने बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना रूल दिया, इस रूल में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना नियम दिया है, अब इस नियम में मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। अब प्रश्न ये उठता है मेंडल ने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया? किसी ने पूछ लिया कि मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया? आप सबसे पहले देखिएगा मेंडल की क्या जो है मेथोलॉजी रही मटर के पौधे के सिलेक्शन करने में। पहली मेथोलॉजी रही मटर का पौधा बहुत ही समय कम लेता है। दूसरी बात मेंडल पहला समय कम लेता है। दूसरा कम समय में मेंडल जो है कम समय में मटर में आराम से उसमें फ्लावर के डिफरेंट कलर आ जाते हैं। व्हाइट कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। मटर में 2 फ्लावर के कलर आ जाते हैं। मटर के सीड के शेप अलग अलग हो जाते हैं। उसको कंप्लीट प्रोपोगेट करने के, पूरी तरह से बढ़ने के लिए, पूरी तरह से फैलने के लिए मटर को
जो है पानी देने की या खाद देने की या उर्वरक फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से खाद पानी से भी आसानी पूर्वक बचा जा सकता है, तो समय कम लगा। जैसे सपोज दैट मेंडल ने मटर को न लिया होता, किसी और प्लांट को ले लिया होता, आम को मैंगो को लिया होता, एक ही क्रॉस कराते मेंडल अगली बार मर जाते, पता लगा कि अगली जनरेशन का क्रॉस ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक अगली जनरेशन आने के लिए 100-150 साल तक जीना पड़ता। तो मेंडल की एज ही 62 ईयर्स थी, आपने देखा अभी। और मटर का एक ऐसा पौधा है जिसमें आपने देखा कि हर तीसरे महीने एक नई फसल आ सकती है, हर तीसरे महीने एक नई फसल आ सकती है। इसलिए मेंडल अपने जीवन काल में आसानी पूर्वक F3 जनरेशन तक, जिसको F3 बोला गया, F3 जनरेशन तक, अर्थात तृतीय पीढ़ी तक, F3 जनरेशन तक मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट को किया इन्होंने, अर्थात F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और F3 जनरेशन। F1 को हम इसको P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं, कहेंगे इसको P3 कहा गया। यह है जनरेशन। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। किसी बुक में F1, F2, F3 लिखा हुआ है, किसी बुक में P1, P2, P3 लिखा हुआ था। आप लोग इसमें जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसमें F1 लिखा है, किसमें F2 लिखा है, किसमें P1 लिखा है, किसमें P2 लिखा है। सर ने F1 बताया था, इसमें P1 लिखा है। नो कंफ्यूजन। किसी सब सेम चीज है, सेम थिंग। F1 और P1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन, F2 और P2 मीन्स सेकंड जनरेशन, F3 और P3 मीन्स थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से जनरेशन के विषय में यहाँ पर बताया गया कि F1, F2, F3 जनरेशन और P1, P2, P3 जनरेशन, इस तरह से जनरेशन को लिया गया। और जनरेशन को लेकर के जब जो है जनरेशन को लेकर यहाँ पर जो है इसका दिखाया गया, क्रॉस कराया दिखाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंडल ने कौन कौन से वे 7 कैरेक्टर्स थे जिसको लिया और मेंडल सफल हो गए। ध्यान से पहले सुनिएगा, देखिए कि मेंडल कहा जाता है मेंडल के लिए 7 का अंक बहुत ही भाग्यशाली है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देयर आर लकी नंबर ऑफ 7 फॉर मेंडल्स, लकी नंबर ऑफ 7। मेंडल के 7 का अंक बहुत भाग्यशाली क्यों? ध्यान दें, मटर को इंग्लिश में स्वीट पी, जिसके टोटल जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होता है या 7 पेयर होता है, 7 पेयर होता है, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं या 14 क्रोमोसोम होते हैं। 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। ठीक है। और मेंडल ने, ध्यान देखिएगा, मेंडल ने 7 ही कैरेक्टर को चूज किया था, 7 कैरेक्टर को ही लिया था, 7 ही गुणों को लिया था। 7 कैरेक्टर को जो लिया मेंडल ने, वो कौन कौन से कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर को आप लिखते चलिएगा। पहला जो है लिया सीड से, ध्यान से देखिए, 2 होते हैं, एक राउंड है, इसका अपोजिट जो होता है वो रिंकल्ड होता है। ठीक है, पहला राउंड, इसका अपोजिट रिंकल्ड, राउंड और ये रिंकल्ड। सीड शेप हो गया। दूसरा हो गया फ्लावर कलर, पहला लिया, दूसरा क्या लिया, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में 2 कलर आए, एक वायलेट आया, दूसरा व्हाइट आया, एक वायलेट आया, दूसरा व्हाइट आया। तीसरा कैरेक्टर क्या लिया, ध्यान से देखिएगा, पॉड शेप लिया है, पॉड शेप। पॉड शेप में एक फुल है, दूसरा जो है कॉन्स्ट्रक्टर है। कॉन्स्ट्रक्टर है। इस तरह से जो है इन्होंने, ये 3 हो गए। अब जरा सा इनका चौथा कैरेक्टर देखिएगा आप लोग, सीड शेप हो गया, सीड कलर देख लीजिए,
सीड कलर। सीड शेप अलग है, सीड कलर अलग है। सीड शेप राउंड येलो रिंकल्ड, सीड कलर, कलर चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कलर इसका चेंज होगा। तो इस तरह से कलर के लिए हम देख रहे हैं, कलर में हम देखते हैं एक येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, येलो सेकेंड ग्रीन। इस तरह से ये 4 कैरेक्टर हो गए। अब हम 5th कैरेक्टर पर चलेंगे। तो 5th कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे। 5th कैरेक्टर को देखा जाए, 5वें कैरेक्टर को देखा जाए। 5वां कैरेक्टर इसका जो होता है वो पॉड स्कलर होता है। पॉड स्कलर होता है। पॉड स्कलर भी 2 होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है। क्या होता है? एक ग्रीन होता है और ये येलो होता है। YELLOW हरा होता है और पीला होता है। ठीक है, फली क्या आता है? हरा और पीला होता है। अब हम आगे यहाँ 6 तक हो गया। 6 फिर से नोट कर लीजिएगा। सीड से राउंड रिंकल्ड, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, पॉट से फुल और कंस्ट्रक्टेड, सीड कलर येलो ग्रीन, पॉट कलर ग्रीन येलो। अब यहां पर आप देखेंगे ये 5 कैरेक्टर हो गए। अभी 2 कैरेक्टर और बच रहे हैं। अब ये 2 और कौन से कैरेक्टर लिया है इन्होंने? एक लिया है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन इन्होंने लिया। फ्लावर पोजीशन, पुष्प का स्थान, फ्लावर पोजीशन पुष्प का स्थान। पुष्प का स्थान या तो एक्सियल हो जाएगा या फिर जो है टर्मिनल हो जाएगा। एक्सियल, यूनिएक्सियल, एक्सियल, एक्सियल को कहा जाता है एक्साइल, जिसको जो है शीर्षस्थ, शीर्ष के एपेक्स पॉइंट पर एक्सियल। दूसरा हो गया जो है टर्मिनल। ठीक है, दूसरा हो गया टर्मिनल। आइए लास्ट का देखा जाए। 6 का हो गया, अब 7th का देखिएगा। लास्ट का कैरेक्टर इनका जो है, लास्ट का स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। एक टाल होता है और दूसरा डॉर्फ होता है। दूसरा क्या होता है? DWARF, डॉर्फ। इस तरह से आपने देखा। टाल मीन्स इसको लंबा बोलते हैं और इसको बौना बोलते हैं, लंबा और बौना। इस तरह से मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किया? 7 कैरेक्टर चूज किया मेंडल ने। ध्यान रहे कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किया है, ये 7 कैरेक्टर कहां पर पाए जाते हैं? 7 कैरेक्टर कहां पर हैं ये? तो मेंडल ने जो अपना ये 7 कैरेक्टर लिया है, ये 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने अपना चूज किया, यह संयोग की बात है। यह संयोग की बात। मैंने कहा कि 7 इज द लकी नंबर फॉर मेंडल, 7 इज द लकी नंबर फॉर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए 7 एक लकी नंबर है। अब इसने किया क्या कि जो ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिया था, यह संयोग की बात थी। यह एक संयोग था कि ये 7 कैरेक्टर जो लिए गए थे, ये अलग अलग 7 गुणसूत्रों पर ही आधारित थे। जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था, इस अलग अलग 7 क्रोमोसोम पर ही ये बेस्ड थे, आधारित थे। इसलिए मेंडल को अपना एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और मेंडल आसानी पूर्वक अपने एक्सपेरिमेंट को करते चले गए। मेंडल आसानी पूर्वक अपने एक्सपेरिमेंट को करते चले गए। यहां पर आप देखेंगे मेंडल ने जो मैथमेटिक्स लिया, बायोस्टैटिक्स लिया, मैथमेटिक्स में मैथ से जो किया था, मैथ में बायोस्टैटिक्स, सांख्यिकी, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स नाम सुना होगा। मैथमेटिक्स का एक पार्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स माने स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक्स मींस गतिकी होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है सांख्यिकी।
तो सांख्यिकी इनका सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा। यह लकी पॉइंट होगा, लकी पॉइंट है मेंडल के लिए 7 का नंबर लकी पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 पेयर होते हैं। मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए? 7 कैरेक्टर चूज किया, 7 कैरेक्टर चूज किया मेंडल ने। अब यहां पर आप देखिएगा, जो मेंडल की रैक बनेगी, उस रैक में मेंडल जो चैम्बर बनाएंगे, उस चैम्बर में भी 7 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 7 पार्ट होंगे। और मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो अपना एक्सपेरिमेंट वो 3rd जनरेशन तक किया है। अब हम पहले से चलते हैं आपको मेंडल के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो है वो क्या हैं। तो यहां तक हमारी समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से आपको एक बार बता दें कि अभी तक जो लेक्चर हमने दिया कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, यह लेक्चर आपका 26 जुलाई को एग्जाम होने वाला है नीट का, उस नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप पूरी तरह से इस बात को तैयार रखते रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो अपना रूल दिया, वो रूल क्या क्या है। पहला एक्सपेरिमेंट है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस इसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको कहा जाता था पृथक्करण का नियम। क्या बोलते हैं इसको? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या अलगाववाद का नियम। लॉ ऑफ प्योरिटी, युग्मकों की शुद्धता का नियम बोला जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम। गैमीट कितने ज्यादा प्योर है, कितने ज्यादा इम्प्योर है, कितने परसेंट गैमीट प्योर है, कितने परसेंट गैमीट इम्प्योर है, इस सेकंड रूल से आपको आसानी पूर्वक क्लियर हो जाएगा। F2 जनरेशन में एकदम क्लियर हो जाएगा। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी भी प्लेस पर आसानी पूर्वक जा सकता है। यह मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके पहले मेंडल का रूल देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया कि वही कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में अपीयर करता है जो डोमिनेंस होता है। व्हाट आर डोमिनेंस कैरेक्टर? दोज टाइप्स ऑफ कैरेक्टर दोज आर सीन इन लॉन्ग डिस्टेंस और अ फॉर डिस्टेंस। ऐसे कैरेक्टर जो दूर से दिखाई देते हो, पास से नहीं, नजदीक से नहीं, दूर से ही आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। जैसे रेड, टाल, लंब। जैसे छोटे छोटे बच्चों में के बीच कोई एक बड़ा लड़का हो तो आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा, वो देखियो लंबा वाला लड़का वहां खड़ा है। आप आसानी से बोले वो देखियो लंबा वाला लड़का। टॉल का कैरेक्टर ये जो है ये डोमिनेंस हो गया, प्रभावी हो गया टॉल का कैरेक्टर। रेड फ्लावर, रेड कलर, ये डोमिनेंस हो गए। तो पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस प्रभाविता का नियम क्या है हम यहां पर आपको बताएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताएंगे। प्रभाविता के नियम में आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर हम लेकर चल रहे हैं
दो प्लांट को ले रहे हैं, एक टाल प्लांट को ले रहे हैं, एक ड्वार्फ प्लांट को ले रहे हैं। टाल प्लांट को लिया जाएगा, टाल प्लांट, सेकंड है ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। ध्यान रहे कि जीन हमेशा जो है ये जोड़े में होते हैं, और इनको जब आप अलग करेंगे तो ये एलील में डिवाइड हो जाते हैं। एलील एक जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं। एक जीन के दो वैकल्पिक रूप, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। एक जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं जिसको एलील कहा जाता है, जिसको एलील कहा जाता है। तो यहां पर अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, कैपिटल टी, ये एलील हो गया, ये ध्यान रहे कि जीन हो गया और ये एलील हो गया। और मैंने ये बताया कि मेंडल के समय में जीन शब्द नहीं आया था, ध्यान रहे, मेंडल के समय में जीन शब्द की खोज नहीं हुई थी, जीन की खोज ही नहीं हुई थी। मेंडल ने तो कहा था कि कुछ कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो कैपिटल टी लंबाई का कैरेक्टर मेंडल के अकॉर्डिंग ये फैक्टर है, ये कारक है, ये जीन नहीं है, ये फैक्टर है, कारक है। बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि कारक नहीं, ये जीन होता है। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि एक फैक्टर है, इसको फैक्टर बोला गया, जिसको बाद में चल करके जीन की उपाधि दे दी गई कि नहीं ये जीन है। और इसका दो वैकल्पिक रूप होता है, इसको एलील बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एलील बोलते हैं। इसलिए इसको भी डिवाइड कर दिया इन्होंने, स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्रॉस कराइए, ध्यान से क्रॉस देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से आपने देखा। अब ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें 100% प्लांट टाल बट क्या? बट इम्प्योर। क्यों? बिकॉज ऑफ बोथ गैमीट्स हैव नॉट बी सेम। दोनों गैमीट्स सेम नहीं है। जो एलील आया, एलील में आप देखें स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो दोनों से एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो 100% प्लांट टाल तो आए, डोमिनेंस कैरेक्टर तो शो कर दिया, लंबाई का गुण तो पहली पीढ़ी में दिखाई दिया, लेकिन उसमें ड्वार्फनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ है। उसमें ड्वार्फनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर कैपिटल टी के साथ आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल टी लगा हुआ है। इसीलिए लिखा गया 100% प्लांट टाल बट इम्प्योर, 100% पौधे जो है जो लंबे हैं लेकिन क्या है वो इम्प्योर है। इसको बोला गया F1 जनरेशन। क्या बोला गया? F1 जनरेशन। अब आइए देखते हैं सेकंड जनरेशन पर चलते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, नोट करिएगा इसको। ये रूल जो मैंने बताया है यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में 100% प्लांट टाल आ गए, बट यह याद रखिएगा, बट इम्प्योर। 100% प्लांट टाल बट इम्प्योर, 100% प्लांट टाल बट इम्प्योर। 100% पौधे लंबे हैं लेकिन इम्प्योर है, अशुद्ध है। रीजन क्या? क्योंकि उनके गैमीट सेम नहीं है, क्योंकि उनके गैमीट सेम नहीं है। आपने क्या देखा? कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। तो ये जो 100% प्लांट रहा ये टाल रहे, लेकिन उसमें डॉर्फनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ है। अब आप आगे देखेंगे। अब हम दूसरा बताएंगे आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला हो गया, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स। लॉ ऑफ segregation or law of purity in gametes। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ध्यान से लिख लीजिएगा, पृथक्करण
का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अंतर्गत हम कहते क्या है कि फर्स्ट जो F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन के किसी दो प्लांट को ले लीजिए, किसी दो सीड को ले लीजिए, उनको आप ग्रो कराइए, फिर उनके फ्लावर में ले जाकर के क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? क्रॉस कराने का मतलब होता है कि जब जो प्लांट में फ्लावर आ जाते हैं, एक के स्टेमन को दूसरे के स्टिग्मा पर ले जाकर के एंथर को जो है छिड़क दिया जाता है, तो वहां पर पॉलन ग्रेन अंदर जो है एक पॉलन ट्यूब के थ्रू जाकर के वो जो है ओवरी को जाकर के फर्टाइल कर देता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो होता है वह जो है इस तरह से उसी को बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो पृथक्करण का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, प्योरिटी इन गैमीट्स का रूल है, इसमें आप देखेंगे कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि ये जो आपने देखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब F1 जनरेशन से आए हुए हैं। किस जनरेशन से? F1 जनरेशन का आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको एलील में डिवाइड करेंगे। मैंने कहा जीन कभी भी जो है भाग नहीं लेता, जीन कभी भी रिएक्ट नहीं करता, नहीं होता। अब कित कौन होते हैं? एलील होते हैं। रिएक्ट कौन करते हैं? एलील रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एलील हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आपने क्या देखा? अब आपने ये देखा कि यहां पर कैपिटल टी दोनों है, कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है। तो अर्थात ये फिजिकली वाय रूप से फिनोटिपिकली नॉट बी जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली वाय आकारकी के आधार पर फिनोटिपिकली ये देखिएगा ये 75% टॉल हो गए और ये 25% ये डॉर्फ हो गया। 25% क्या हो गया? डॉर्फ हो गया। तो ये हो गया 3:1 का रेशियो निकला, 3:1। कौन सा रेशियो है? ये फिनोटिपिक है। कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो निकला 3:1। अब जरा जीनोटिपिक रेशियो निकालिए। जीनोटिपिक रेशियो देखिए इसका, जीनोटिपिक रेशियो में आप देखेंगे कि यहां पर 25%, इसको नोट करनी हो तो हम मिटा दें, इसको हटा दें, यहां से रिमूव करें। यहां पर देखेंगे कि यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी, यहां भी कैपिटल टी, तीनों में कैपिटल टी है। तीनों में कैपिटल टी होने के कारण ये 75% टाल हो गया। अगर ये 4 = 100% 3 = 75% हो गया, तो 75% ये टाल हो गए और 25% ये डॉर्फ हो गए। अब आप देखेंगे यह तो फिनोटिपिक रेशियो रहा या कारकी के आधार पर इनका अनुपात रहा। और अगला आप देखेंगे जीनोटिपिकली रेशियो। देखिएगा यहाँ पर ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है और यहाँ भी कैपिटल टी है। तो यहाँ पर कैपिटल टी दोनों जो है वो एक बार हमें 25% आया और ये जो है ये 50% हो गया और ये जो है ये 25% हो गया। रेशियो क्या निकला? रेशियो निकला आपका, इसका जो आपने रेशियो निकाला, जीनोटिपिकली जो रेशियो निकाला 25% रेशियो, 50% रेशियो, 25%। डिवाइड करिए 1:2:1, 1:2:1। ये आपका 1:2:1 जो आया ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आया और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स का आया। और किस जनरेशन में आया? ये सेकंड जनरेशन में आया, जो है F2 जनरेशन में आया। इस तरह से आपने देखा। फर्स्ट में हमने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट में हमने बताया क्या कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभावी गुण पहली पीढ़ी में आ रहे हैं,
सेकंड में मैंने आपको बताया, फर्स्ट में लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड में मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी इन गैमीट्स जो है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, अलगाववाद का नियम। इसको अलग कर दिया, हमने अलगाववाद के सिद्धांत को लिया, अलग किया, तो 25% टॉल हो गए, प्योर टॉल। क्या हो गया? अब एक एक करके हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 1:2:1 लिखा आपने, लिख लिया। इसके बाद आप देखेंगे अब हम अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है 25% प्योर टॉल, 25% क्या हो गए? प्योर टॉल। 50% इम्प्योर टॉल, और फिर हो गया 25% प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। टोटल हो गया कितना? 100%। टोटल आपका आ गया 100%। 25 25 50 प्लस 50 इक्वल टू 100%। 100% का रेशियो आपका आ गया, ये आ गया। अब चेकर बोर्ड से जरा इसको देख लीजिए आप लोग, ये क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमारे कालरी कोचिंग क्लासेस का जो मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया है कि 9919529090, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। जितने भी नीट के लड़के हैं, यदि उनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कहीं से भी कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है तो अपना क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जो एक्सीलेंट टैलेंटेड टीचर्स हैं, एक्सीलेंट टीचर्स हैं, वो हमारे एक्सीलेंट टीचर आपको सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन आपको बताएंगे, या फिर जो है सॉल्व करके आपको जो है व्हाट्सएप पर आपको जो है अपने चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेनली क्लास 11th में बच्चे हैं, उसको भी आपको पढ़ना है, क्लास 12th में ये पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। और नीट के लिए मैंने अभी जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, नीट के लिए बता रहा हूँ। अब इसका एक रूल बच रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये नियम जो है, पहले इस दूसरे नियम को आप लोग देखिए, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम नेक्स्ट डे क्लियर किया जाएगा। पहले आज इस रूल को क्लियर कर लेते हैं। इसको चेकर बोर्ड की सहायता से देखिए हम क्लियर कर रहे हैं, चेकर बोर्ड की सहायता से क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया, और क्रॉस बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारा क्रॉस, ये F1 जनरेशन का क्रॉस है। इसी को लेकर हम चेकर बोर्ड में आ रहे हैं, इसी को लेकर के हम चेकर बोर्ड में आ रहे हैं। देखिए चेकर बोर्ड कैसे बना रहा है, ये देखिएगा, ये चेकर बोर्ड हमारा बन रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड को हमने मेल मान लिया और दूसरी साइड को हमने जो है फीमेल मान लिया। एक मेल हो गया, दूसरा फीमेल हो गया, ठीक है? या इसको हम ऐसे कर लेते, एक को मेल मान लेते, दूसरे को फीमेल मान लेते हैं। क्लियर? और यहाँ कैपिटल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी क्रॉस बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी क्रॉस बाय स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या देखा आपने कि 1 2 3 में कैपिटल टी आया, यहाँ पर देखिए ये टॉल आया, ये टॉल आया, ये टॉल आया, मीन्स 75% टॉल बट इम्प्योर, 25% डॉर्फ, 25% डॉर्फ, प्योर। क्या है ये? प्योर। अब जो 75% टॉल है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये तो फिनोटिपिक का रेशियो रहा, फिनोटिपिक का रेशियो रहा, या जीनोटिपिक के रेशियो में देखिएगा आप लोग, जीनोटिपिक के रेशियो में देखिएगा, ये 25% टॉल और 25%, ये 25% मीन्स रेशियो 50% डॉर्फ, सॉरी टॉल, और ये रेशियो जो है 25% ये डॉर्फ। तो 25 रेशियो 50 रेशियो 25 मीन्स 1:2:1। यहाँ क्या आया था? 3:1। यहाँ पर आया फिनोटिपिक रेशियो आया,
और जीनोटिपिक इसका रेशियो आया 1:2:1। ये चेकर बोर्ड से भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये चेकर बोर्ड बोला जाता है, चेकर बोर्ड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक चेकर बोर्ड से सॉल्व किया, दूसरा हमने इसके पहले जो है आपको सामान्य रूल से इसको हमने सॉल्व किया, जनरल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। इस तरह से हम इसको जो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा बताए गए नियमों को देख रहे हैं। अब हम अपना जो हमारा अगला टॉपिक है, एक लास्ट पॉइंट इसका जो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इस रूल को हम आपको बताएंगे जो है नेक्स्ट डे, हमारा जो भी क्लास आएगा, हम नेक्स्ट डे क्लास में आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, उस नियम में ढेर सारे पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन राइज किए जाएंगे मेडिकल से, ढेर सारे क्वेश्चन उसमें से जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसका यूनिटी बताया मैंने, उसका भी यूनिटी बताना है। अभी अगला जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां भी यूनिटी रेशियो हमको बताना है आपको। इसलिए आप लोग पूरी तरह से अभी से तैयारी में एकदम जुट जाइएगा। और मैंने कहा मैं पर डे अपना एक लेक्चर डालता रहूंगा। आप मेरे कौधरी कोचिंग क्लासेस को जरूर जो है सब्सक्राइब, इस चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चूंकि आपके नीट के एग्जाम के लिए, जिपमेर के एग्जाम के लिए, AIIMS के एग्जाम के लिए, एम्स के एग्जाम के लिए आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम पर डे जो है प्रतिदिन अपना एक अगला टॉपिक डालते चले जाएंगे। एक अपना जो है नए टॉपिक को डालते चले जाएंगे और आपको हमेशा एक नई जानकारी देते चले जाएंगे। तो आज के लिए मैंने आपको बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल का एक फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। अगर पूछता मेंडल ने मटर के ही पौधे का सिलेक्शन क्यों किया, उसके लिए भी मैंने बताया। मेंडल के 7 से कैरेक्टर कौन से रहे, वो 7 कैरेक्टर मैंने आपको लिखवा दिया, 7 कैरेक्टर कौन से रहे। देखिए, मैंने बोला कि मेंडल के 7 का अंक भाग्यशाली है। अभी मैं जब थर्ड में जाएंगे इसके रूल में, वहां भी हम 7 का अंक आंकड़ा लेंगे, तो मेंडल के लिए 7 का अंक कई बार प्रयोग में आएगा। इसीलिए हमने कहा कि मेंडल के लिए 7 का नंबर जो होता है, 7 का अंक जो होता है, नंबर जो होता है, बहुत ही लकी नंबर है। क्लियर? तो हमारा जो है अगला लेसन, वो अगला टॉपिक इसका जो है थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स थर्ड रूल, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज जो है यहीं तक देखिएगा। कल हमारा अगला टॉपिक देखने के लिए फिर से हमारे अगले चैनल को जो है आपको ओपन करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।